कृषि जगत की ढेर सारी नई नई जानकारियां लेकर एक बार फिर हम आपके साथ हैं। स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों और बहनों, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको कृषि के क्षेत्र में होने वाले नए नए अनुसंधान कार्य व शोध कार्य, नई नई वैज्ञानिक विधियों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, हमारे आज के कार्यक्रम में खबरें खेती की मंडी भाव तो होंगे ही, साथ ही हम आपके भेजे पत्र और ईमेल भी हम शामिल करेंगे। आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल में बने रहे हमारे साथ। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। अरंडी तेल का निर्यात 9% बढ़ा। ज्यादातर चीनी मिलें मुनाफे में। अनाज का पर्याप्त भंडार है सूखे में। किसानों ने सरकार से प्याज के न्यूनतम मूल्य घोषित करने की गुहार लगाई। इस साल घटेगा समुद्री खाद्य निर्यात। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। घरेलू कीमतें कम होने से अप्रैल और फरवरी 2015-16 के दौरान अरंडी तेल निर्यात 9% तक बढ़ा है। औद्योगिक सूत्रों के अनुसार पिछले साल कमजोर निर्यात के साथ साथ घरेलू बाजार में बीज के दामों में कमी ने इस साल अरंडी तेल का निर्यात बढ़ा दिया। इस साल अरंडी तेल के निर्यात में 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से फरवरी 2015-16 के दौरान भारत ने 4,34,645 टन अरंडी तेल का निर्यात किया था, जबकि 2014-15 के दौरान समान समयावधि में ये 4,84,000 टन था। विश्व बाजार में भारत अरंडी के तेल का सबसे बड़ा स्रोत है। चूंकि इस अवधि में कीमतें कम रही, इसलिए मांग में इजाफा हुआ और इसके फलस्वरूप देश के निर्यात में बढ़ोतरी हुई। उद्योग सूत्रों के अनुसार 2014-15 में मांग इतनी अच्छी नहीं थी, जबकि फसल का आकार काफी अच्छा था, जिसने घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बनाया था। इस साल भी अरंडी के उत्पादन में 10% का इजाफा नजर आ रहा है। इस सीजन में चीनी के कम उत्पादन के अनुमानों के बाद इसकी कीमतों में आई तेजी से मार्च तिमाही में चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति सुधरी है। जून तिमाही में और बेहतर रहने का अनुमान है। ज्यादातर चीनी कंपनियों ने शुद्ध लाभ में अहम बढ़ोतरी की घोषणा की है। उदाहरण के लिए मार्च तिमाही में चीनी का शुद्ध लाभ करीब 60 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में महज 80 लाख रुपए था। वहीं पेरी शुगर मिल्स का शुद्ध लाभ करीब 20 करोड़ रुपए रहा, जो मार्च 2015 की तिमाही में 5.3 करोड़ रुपए था। भारतीय चीनी मिल संघ के महानिदेशक का कहना है कि जून तिमाही में मुनाफा अधिक रहने की संभावना है। जून तिमाही में चीनी की औसत एक्स फैक्ट्री कीमत 33 से 33.5 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहेगी, जो इस साल मार्च तिमाही में 31 से 31.5 रुपए प्रति किलोग्राम रही है। कीमत में इतनी बढ़ोतरी से मिलों के मार्जिन में इसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। पिछले साल अगस्त में चीनी के दाम 19 रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर गए थे, लेकिन इस साल मार्च के अंत में एक्स फैक्ट्री कीमत 33 से 34 रुपए प्रति किलोग्राम थी। मार्च तिमाही तक औसतन कीमतें 15% बढ़ी हैं। कई राज्यों में सूखा और पेयजल के बढ़ते संकट के बीच सरकार के लिए राहत देने वाली एक ये वजह भी है कि केंद्रीय पूल में अनाज के भंडार की स्थिति ठीक है। ये भंडार बफर भंडारण नियमों के लिए जरूरी मात्रा से अधिक लगभग 1.53 करोड़ टन है। वर्ष 2016-17 में गेहूं खरीद में बाधाओं की उम्मीद कई विशेषज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उत्पादन में गिरावट रह सकती है। हालांकि ऐसी बाधा अगर है तो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लिए अनाज की कमी नहीं होगी, क्योंकि राज्यों के पास इस संकट से निपटने के लिए पर्याप्त भंडार होगा। आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्यों के केंद्रीय पूल में अनाज का भंडार इतना पर्याप्त है कि सूखे की वजह से अचानक बढ़ने वाली मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। अप्रैल 2016 के अंत तक केंद्रीय पूल में भारत का अनाज भंडार 3.69 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 6.73% ज्यादा है। ये भंडार बफर भंडारण नियमों के लिए जरूरी मात्रा से अधिक लगभग 1.53 करोड़ टन है। प्याज एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार प्याज की बढ़ी कीमत नहीं बल्कि कम दाम पर चर्चा है। थोक बाजार में प्याज के दाम गिरकर 600 से 700 रुपए क्विंटल आ गए हैं। प्याज किसानों का कहना है कि सरकार प्याज का न्यूनतम खरीद मूल्य घोषित करे।
इस बार प्याज का रिकॉर्ड उत्पादन के साथ साथ इसके दामों में कमी किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इसलिए प्याज किसान सरकार से न्यूनतम खरीद मूल्य घोषित करने की गुहार लगा रहे हैं। प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासल गांव में औसत कीमत 750 रुपए और न्यूनतम कीमत 300 रुपए प्रति क्विंटल है। मध्य प्रदेश में औसत कीमत 300 रुपए क्विंटल व न्यूनतम कीमत 200 रुपए क्विंटल है। लासल गांव में प्याज की आवक अप्रैल माह में 1,78,046 क्विंटल थी, जबकि 23 मई तक 1,87,047 क्विंटल हो चुकी है। किसानों ने सरकार के सामने दो मांगे रखी हैं। पहली मांग, प्याज की कीमतें नियंत्रित करने के लिए सरकार न्यूनतम खरीद मूल्य घोषित करे जो किसानों की लागत से ज्यादा हो। दूसरी मांग, प्याज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार रियायत दे। इससे प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा और बाजार में प्याज की मांग भी बढ़ेगी। बढ़ते तापमान ने समुद्री खाद्य कारोबार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान 45 डिग्री तक के अप्रत्याशित स्तर पर पहुंचने से तालाबों में झींगे के मरने की दर बढ़ी है। इससे इसका असर इस साल के निर्यात पर पड़ सकता है। इस गर्मी के सीजन में तापमान 45 डिग्री से पार पहुंचा है, जिसका असर समुद्री खाद्य निर्यात पर पड़ा है। तापमान में बढ़ोतरी से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में किसान तालाबों में बीज नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि झींगों के समय पूर्व मरने की दर बढ़ी है। मॉनसून के आगमन के साथ इस दशा पर असर पड़ सकता है और कुछ सुधार की उम्मीद है। खेती किसानी व मौसम की महत्ता पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए किसान भाइयों, आपके लिए मौसम का पूर्वानुमान काफी अहम हो जाता है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में छुटपुट बादल छाए रहेंगे। देश के मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में हल्के बादल छाए रहेंगे। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व ओडिशा के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे। देश के उत्तर पूर्वी भागों जैसे सिक्किम व मेघालय में बारिश व असम, अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे। निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटक और केरल के सभी भागों में बारिश का अनुमान है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि हमारे देश का आधार है। कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय है। कृषि के क्षेत्र में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हम आप तक पहुंचाते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से। अपनी समस्या और जिज्ञासा को आप अवगत कराते हैं अपने पत्र और ईमेल के जरिए। तो चलिए आपका इंतजार खत्म करते हैं और देखते हैं आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल के आज के इस अंक में। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सूरज की तपिश अपने पूरे जोरों पर है और हमारे खेत और बाग बगीचे भी इससे बेहद प्रभावित होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस मौसम में हमारी कृषि समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आपकी कृषि संबंधी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली के शाकीय विज्ञान संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अब हम पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं और ये पहला पत्र है जगन्नाथ पटेल जी का। ये लिखते हैं खंडवा, मध्य प्रदेश से, और ये जानना चाहते हैं कि गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए जगन्नाथ पटेल जी, गर्मी के मौसम में हमको
मौका मिलता है अपने खेतों को तैयार करने का, क्योंकि ये जो मौसम होता है इसमें जो ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं वो अपने अंतिम समय में होती हैं, और वर्षा के मौसम में जो सब फसलों की बिजाई या रोपाई होनी है उसमें अभी समय होता है। तो ऐसे में सौर किरणों के माध्यम से अगर हम अपने खेतों को ऊष्मीकृत कर लेते हैं तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि आपके खेत में बहुत सारे कीड़े या रोगजनक उनके रहते हैं तो उनके अंडे, लार्वे या रोगजनक नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब तापक्रम वातावरण में 40-44 डिग्री होता है, अगर आप खेत की गहरी जुताई करते हैं तो उसमें और 3 से 4 डिग्री तापक्रम बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में इनको कम करना या उनकी संख्या को कम करने में ये सहायक हो सकता है। जो खरपतवार के बीज होते हैं उनमें भी काफ़ी कमी आती है। इस प्रकार से अगले मौसम में आप जो हैं अपने खेत में कम लागत के साथ, यानी कि खरपतवार नियंत्रण या रोग कीड़ों के नियंत्रण पे कम खर्च करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ तक बात है कि हर साल करने की आवश्यकता है, अगर आपके पास खेत में अवसर हैं, खाली हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने खेतों की गहरी जुताई हर वर्ष कर सकते हैं, और इसका कोई नुकसान नहीं है। आपको गहरी जुताई करके सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, उनको ऊष्मीकृत करके इन कीड़ों को बेहद कारगर तरीके से आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो जगन्नाथ पटेल जी, आपने देखा कि किस तरह से गहरी जुताई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और अगर आप ये गहरी जुताई करते रहेंगे तो आगे आने वाले सालों में भी आपको इसका बेहद लाभ मिलेगा। और डॉक्टर साहब, अगला ये पत्र है, ये लिखते हैं सुनील ढींगरा, अशोकनगर, मध्य प्रदेश, चंदेरी से, और ये जानना चाहते हैं कि ये नींबू और आंवले के पौधे लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो इनका सवाल ये है कि ये पौधे इनको कहाँ से मिलेंगे, फिर उसके बाद में ये जानना चाहते हैं कि कितने समय में इन पौधों में फल आने लगेगा, कैसे लगाना चाहिए और कितना उत्पादन इनको मिल सकता है, और इनके पास करीब 0.88 हेक्टेयर भूमि है। देखिए ढींगरा जी, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है कि आपने इन फसलों की रोपाई करने से पहले आपने इसकी योजना बनाई और आपने ये प्रश्न किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नींबू की बहुत अच्छी किस्म है पूसा कागजी कला, आप उसके पौधे ले सकते हैं। अगर आपके राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो जबलपुर में है, वहाँ से राजमाता विजयराज सिंधिया विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, अगर वहाँ के बागवानी विभाग के पास इस किस्म के पौधे उपलब्ध हैं तो आप वहाँ से नींबू की कागजी कला किस्म के पौधे आप ले सकते हैं। जहाँ तक बात है आंवले की नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा कई किस्मों का विकास किया गया है, उसमें नरेंद्र आंवला 5, 6, 7 हैं। इनके पौधे भी आप अपने संबंधित कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं। अन्यथा आप लखनऊ में हमारा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान है रहमान खेड़ा में, वहाँ पे संपर्क करके भी आप इनके पौधे वांछित मात्रा में ले सकते हैं। जहाँ तक बात है कि आपको इनके रोपाई कब करनी है, रोपाई का सबसे उत्तम समय होता है जुलाई के मध्य में, जब मानसून की पहली 1 या 2 वर्षा हो जाती हैं, और उनको रोपने से पहले आपको अपने खेत की तैयारी करनी होगी। आपको यानी कि गड्ढे बनाने होंगे। अब मई का जो समय चल रहा है ये गड्ढे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। आप उसका जो है गड्ढा बना लें। नींबू और आंवले के पौधे ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं, तो आप 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरा आकार का गड्ढा बनाएं, और उसमें से नीचे की जो आधी मिट्टी है उसको जो है आप अलग कर दें, और ऊपर की जो मिट्टी है उसको अलग कर लें। नीचे की जो आधी मिट्टी आप हटाते हैं उसकी समान मात्रा में ही आप सड़ा हुआ गोबर का खाद या जो है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या दूसरे जो हमारे खाद हैं, उर्वरक हैं, जैसे DAP है, MOP है या हड्डी का चूरा है, राख है, आदि को मिला करके आप गड्ढों को भर लें। जब आप गड्ढों को भरते हैं उसके बाद उनको पानी लगा दें ताकि ये जो मिश्रण है पूरी तरह से बैठ जाए। और जब आपको पौधे रोपाई करनी है तो उतनी ही मिट्टी आपको निकालनी है जितना पौधे का थाला है, थमले का आकार है, और उसको रोपाई करके आप पानी लगा सकते हैं। जहाँ तक बात है इनमें फलन की कब से शुरू होगा, नींबू जो है तीसरी वर्ष में आर्थिक उपज देने में कामयाब रहता है। अगर आप उसकी उचित देखभाल करते हैं तो आप अपने नींबू के पौधे से तीसरे वर्ष से आर्थिक तुड़ाई इकोनॉमिकल हार्वेस्ट आप ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप अपने दोनों बागवानी फसलों के उचित प्रबंध पर ध्यान देते हैं तो ये निश्चित रूप से आपके लिए एक आर्थिक रूप से लाभकारी आयाम हो सकता है, और आप कम क्षेत्र से आप
अच्छी फसल लेकर के अधिक आर्थिक लाभ उगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ढींगरा साहब ये भी बताना चाहूँगा कि आप जब तक इनकी रोपाई करके पौधे छोटे रहते हैं, इनके बीच में दूसरी फसलों को भी उगा सकते हैं। जैसे सब्जी की फसलें हैं या बागवानी में गेंदा भी है, आप बीच बीच में गेंदा ले सकते हैं, या पालक है या मूली, सलजम, गाजर है। इस प्रकार की जो सब्जियां हैं वो भी एक इंटर क्रॉप के रूप में आप इन बागवानी फसलों के साथ ले सकते हैं, जिससे आपको उस खेत का पूरा इस्तेमाल होगा और जब तक ये आर्थिक रूप से फलन की स्थिति में आएंगे तब तक आप उसे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब अब बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। ये पत्र लिखा है ज्ञानेंद्र सिंह जी ने, ग्राम जिरौठी, जिला हापुड़, यूपी से, और ये जानना चाहते हैं कि फूल गोभी की अगेती खेती कैसे की जाए। ज्ञानेंद्र जी, आप फूल गोभी की अगेती खेती कर सकते हैं। आपका क्षेत्र उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है और मैं आपको दो किस्मों के बारे में बताना चाहूँगा। पूसा मेघना एक हमारी संस्थान की किस्म है, आप उसको खेती के लिए ले सकते हैं, या पूसा की कार्तिक शंकर, ये 2 किस्में हैं, आप इनको बुआई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे संस्थानों द्वारा भी या कंपनियों द्वारा भी विकसित किस्में, आप अगर उन पर विश्वास रखते हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अगेती फूल गोभी की खेती में प्रमुख जो चुनौती रहती है वो होती है स्वस्थ पौध तैयार करना। आजकल अधिकांश किसान जो हैं सीधे बिजाई भी करते हैं। गर्मी के मौसम में सीधे बिजाई करने की अपेक्षा अगर किसान भाई अपनी पौध तैयार कर लें और उसके बाद रोपाई करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अधिक तापक्रम के कारण उसमें जो है बढ़वार उतनी नहीं आ पाती है। और अगर हमारे किसान भाई पौध तैयार कर लेते हैं तो उससे फसल को अच्छी प्रकार से रोपाई करने में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अब जब आप पौध तैयार करते हैं तो आपको मुख्य चुनौती रहती है अधिक तापक्रम के कारण पौधशाला में उकटा रोग आने की संभावना बनी रहती है। तो किसान भाइयों, आप अपनी पौधशाला की तैयारी करें तो ऐसी जगह पे पौधशाला बनानी है जहाँ पे पानी की सिंचाई की व्यवस्था हो, और अगर अचानक से बेमौसमी वर्षा होने के कारण उसमें जल भराव की स्थिति ना हो, और वो स्थान जहाँ पे आप पौधशाला तैयार करना चाहते हैं बार बार उस स्थान पर पौधशाला ना लगाई हो, क्योंकि जब किसान भाई एक ही नियत स्थान पर पौधशाला का विकास करते हैं, लगाते हैं, तो वहाँ पर रोग आने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि आप बिजाई जो है उथली क्यारियों पे करें और उसको बुआई के बाद उनको बिछावन से ढक दें और जमाव के बाद उनको हटा दें। तेज़ धूप से बचाव के लिए आप बुआई के तुरंत बाद ही उस पर 50% के छायादार जो नेट हैं उनसे अगर आप ढक देते हैं तो आप तापक्रम में कमी ला सकते हैं और तेज़ गर्मी के कारण ओले वाले नुकसान से भी पौधशाला को बचा सकते हैं। साथ ही साथ आप पश्चिम की दिशा से आने वाली हवाओं को, क्योंकि गर्मी के मौसम में पश्चिम की जो दिशा की हवाएं होती हैं वो शुष्क होती हैं और तापक्रम में वृद्धि करती हैं, तो आप अगर पश्चिम दिशा में सिरकंडी या प्लास्टिक का अवरोध पैदा कर दें ताकि उसका सीधा प्रभाव पौधों के ऊपर ना पड़े, तो इस प्रकार से आप एक अच्छी स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं। और उकटा रोग आने की स्थिति से बचने के लिए आप अगर उसको बीज को उपचारित करके बुआई करें और पहला जो पानी देते हैं आप अपनी पौधशाला में, अगर उसमें कैप्टान का घोल बना करके आप पानी देते हैं तो आप इस होने वाली बीमारी से भी अपनी पौध को बचा सकते हैं। इस प्रकार से आप 35 से 38 दिन में अगेती फूल गोभी की पौध तैयार कर सकते हैं, जिसकी रोपाई आप खेत की तैयारी करके मुख्य खेत में बाद में रोपाई करके अच्छी फसल लेकर के आप एक आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला पत्र है जिसे लिखा है करमवीर जी ने, समालका, हरियाणा से। ये जानना चाहते हैं कि पॉली हाउस लगाना चाहते हैं और उसमें ये सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, तो इसके लिए इनको क्या करना होगा। देखिए करमवीर जी, आपने जो रुचि दिखाई है ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे किसान भाई वातावरण में बदलती हुई परिस्थितियों से बचने के लिए संरक्षित खेती का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको अपना रहे हैं और आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं इसमें 7 से 8 महीने तक तो गर्मी का मौसम रहता है और सर्दी का जो मौसम है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि 4 से 5 महीने का ही सर्दी का मौसम रहता है। तो ऐसी स्थिति में कई प्रकार की पॉली हाउस बनाए जा सकते हैं। भारत के मैदानी क्षेत्रों में हम अपने किसान भाइयों को वातावरण अनुकूलित हरित गृह यानी कि पॉली हाउस या कीट अवरोधी जाल घरों के अपनाने की सिफारिश करते हैं। इनमें 2 फ़ायदे ये रहते हैं कि हमारे देश में जो है तापक्रम को कम करने में बिजली का इस्तेमाल जब होता है तो उससे हमारी लागत बढ़ जाती है। अगर हम वातावरण अनुकूलित
हरित गृहों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी उसमें बिजली की खपत को हम कम कर सकते हैं, यानी कि उसकी सीमित मात्रा का इस्तेमाल करते हुए हम संरक्षित खेती को कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कीट अवरोधी जाल घरों का, इनको बनाना भी सुगम है और इनकी लागत भी कम होती है और उनमें बहुत सारी फसलें हम उगा सकते हैं। जैसा कि आपने सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं बीज रहित खीरा, इसको पार्थिनोकार्पिक खीरा बोलते हैं, उसकी खेती की जा सकती है। शिमला मिर्च की खेती की जा सकती है, लाल और पीली। और जो बेल वाले टमाटर हैं जिसमें चेरी टमाटर भी है, और जो टेबल टोमेटो हैं जिसमें उनका आकार बड़ा होता है और ये लंबी अवधि की फसल हैं, इनको आप सफलतापूर्वक इन हरित गृहों में उगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप उद्यमी किसान बनना चाहते हैं तो आप हरित गृहों का निर्माण करके बेमौसमी पौध तैयार करके भी किसानों को मदद दे सकते हैं और इसको एक वैकल्पिक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। अगर आप युवा शिक्षित उद्यमी हैं तो आप निश्चित रूप से आप अगर पौधशाला तैयार करें और उसको किसानों को उपलब्ध कराएं, चाहे वो मिर्ची की पौध हो या शिमला मिर्ची की हो, टमाटर की हो, चेरी की हो या बेल वाली सब्जियां हैं जैसे लौकी तुरई हैं, तो एक व्यवसाय के रूप में भी आप इसको अपना सकते हैं। सिर्फ आप खेती ही नहीं करना है, आपको खेती को एक औद्योगिक दृष्टिकोण से भी देखना है ताकि आपकी पारिवारिक आमदनी बढ़े और आप किसानों को अच्छी गुणवत्ता के स्वस्थ पौध तैयार करके उनको एक सेवा प्रदान कर सकें। डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी कि कैसे इतनी तेज़ गर्मी में वो अपने पेड़ पौधों और कृषि की देखभाल कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों बहनों, हमें उम्मीद है कि आज आपकी कृषि संबंधी कई समस्याओं का समाधान आपको ज़रूर मिला होगा। और इतनी तेज़ गर्मी में सिर्फ अपने पेड़ पौधों और खेतों की ही देखभाल नहीं करें, बल्कि अपना और अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखें। तो अगले अंक में मिलेंगे कुछ और नई कृषि समस्याओं और जिज्ञासाओं के साथ। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, ये हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। यदि आप चाहते हैं हम आपकी समस्याओं का समाधान ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पत्र और ईमेल हमें भेजें।
क्योंकि आपकी समस्याएं हम तक पहुंचेंगी तभी हम उनका समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे कृषि जगत से जुड़ी कुछ नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।